तो इसमें जो फोर्थ स्टेप है डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स, उसमें आपके पास इफ़ यू वांट टू बाय अ लैपटॉप, तो लैपटॉप कौन कौन सी कंपनीज के आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप इसी तरीके से लिस्ट डाउन करेंगे और फिर देखेंगे वन बाय वन। सपोज एचपी प्रो बुक है, तो उसकी मेमोरी एंड स्टोरेज कैसी है, उसकी बेस पे आप उसको कुछ वेट असाइन करेंगे। फिर उसकी जो दूसरा सोनी है, उसकी बैट मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी कैसी है, उसकी बेस पे आप उसको मार्क्स कुछ असाइन करेंगे। इसी तरह आपने सारे कंप्यूटर्स को उनकी मेमोरी एंड स्टोरेज के हिसाब से मार्क्स असाइन करने हैं। फिर आप देखते हैं वन बाय वन सारे लैपटॉप की एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हुए उनकी बैटरी लाइफ किसकी अच्छी है। तो बैटरी लाइफ यहाँ पे आप देखें एचपी पेविलियन की को 10 मार्क्स असाइन किए गए हैं, इसकी बैटरी टाइमिंग सबसे अच्छी है। फिर उसके बाद तोशिबा सेटेलाइट की, उसके बाद सोनी की और एप्पल मैकबुक की, और इसी तरह से आप कंपैरिजन करते हुए आप कर सकते हैं कि किसकी बैटरी लाइफ सबसे अच्छी है, उसको ज़्यादा मार्क्स, जिसकी उससे कम बैटरी लाइफ है फिर सेकंड पे उसके मार्क्स। इस तरीके से आपने करना। फिर कैरिंग वेट किसका कैसा है, उस बेस पे आप डिफरेंट लैपटॉप्स को मार्क्स असाइन करेंगे। फिर वारंटी किसकी कैसी है, उसकी बेस पे सबको मार्क्स असाइन करेंगे। फिर डिस्प्ले क्वालिटी के हिसाब से सबको मार्क्स असाइन करेंगे। यहाँ तक आपने अल्टरनेटिव्स को डेवलप कर लिया। देन यू आर एनालाइजिंग अल्टरनेटिव्स। अब आपने जो मार्क्स असाइन किए हैं यहाँ पे, अब ये जैसे 180 हैं, आप इस तरह से कर लें, या तो मार्क्स जो हैं आप इस तरह से 10 में से कुछ आउट ऑफ 10 अगर आप इस तरह से मार्क्स असाइन कर लें वो भी ठीक है, या फिर आप 100 में से मार्क्स असाइन करना चाहें इस तरह से आप वो भी कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, अल्टरनेटिव्स को एनालाइज कर रहे हैं तो आपने इनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बेस पे इनको मार्क्स आपने दिए हैं कि मेमोरी एंड स्टोरेज किसका ज़्यादा अच्छा है उसको ज़्यादा मार्क्स देंगे, सबसे कम जिसकी मेमोरी एंड स्टोरेज होगा उसको सबसे कम मार्क्स असाइन करेंगे। उसके बाद आपने अप्रेज करना है, इवेलुएट करना है, एनालाइज करना है इन सारे जो मार्क्स हैं। सपोज एच पी प्रो बुक के 100, 24, 60, 32, 15 इसको आपने ऐड करना है, टोटल इसके 231 बने। इसी तरह से सोनी का आप करेंगे, फिर लिनोवो का। इस तरह से आपने सारों के मार्क्स टोटल करके उनके सामने आपने लगा देने। अब ये आपने एनालाइज किया, ये आपने कंपेयर किया है कि सारे कंप्यूटर्स का ओवरऑल रेटिंग ये चल रही है जो टोटल के नीचे लिखी है। फिर आप देखेंगे अब जो सिक्स स्टेप है सेलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव, कि इन 6, 7, 8 कंप्यूटर्स में से कौन सा कंप्यूटर आपको परचेज करना चाहिए। तो उसके लिए हमने जो वेट इनको असाइन किए हुए हैं वो टोटल किए, तो इनमें से जिसके टोटल ज़्यादा होंगे दैट मीन्स कि वो बाकी कंप्यूटर से, बाकी लैपटॉप से बेस्ट लैपटॉप है। तो आपने जिसका ज़्यादा वेटेज होगा आपने उसको चूज़ करना है। जैसे यहाँ पे डेल इंस्पिरेशन का टोटल 249 आया, बाकियों का देखिए 231, 231, 232, फिर 231, 229, 204, 206। तो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे डेल इंस्पिरेशन का है, दैट इज़ 249। दैट मीन्स कि ये बाकी जो मौजूदा लैपटॉप्स हैं बाकी कंपनीज के उनमें से बेस्ट लैपटॉप है। तो दिस इज़ द फाइनल डिसीजन यू हैव सेलेक्टेड टू परचेज। तो डेल इंस्पिरेशन के लिए जो है आप जाएंगे उसको परचेज करेंगे। देन इम्प्लीमेंटिंग दी अल्टरनेटिव, ये वही है कि आपने जो डिसाइड किया आफ्टर एनालाइजिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, अब आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने उसको परचेज कर लिया। We know that if the people who must implement a decision participate in the process, they are more likely to support it than if you just tell them what to do. सिर्फ ये बताना कि क्या करना है उससे बेहतर है वो बंदा जो कि डिसीजन मेकिंग की पूरे प्रोसेस में चलता है, क्योंकि वो फिर ऑफ कोर्स वो अपनी बेस पे तो नहीं करेगा कि किसी को अपनी मर्जी के नंबर असाइन कर दे। वो रिव्यूज़ देखेगा, वो लैपटॉप्स के फीचर्स देखेगा और उसकी बेस पे फिर मार्क्स असाइन करेगा टू डिफरेंट डिसीजन क्राइटेरिया फॉर ईच लैपटॉप।
Another thing managers may need to do during implementation is reassess the environment for any changes. आपने फिर देखना है कि क्या जो करंट या अपडेटेड नॉलेज अबाउट लैपटॉप फीचर्स हैं वो क्या है। कोई नया वर्जन किसी लैपटॉप का अगर आया है तो उसके अंदर कौन सी चीज़ बेहतर या जो है वो पहले से ख़राब हुई है जिसकी क्वालिटी, आपने एज अ मैनेजर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। और फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने फाइनली किस चीज़ को चूज़ करना है और कौन से लैपटॉप्स आपने परचेज करने हैं। सपोज हमारी इस एग्जांपल में डेल इंस्पिरेशन को एमंडा ने परचेज कर लिया। नाउ द लास्ट स्टेप इज इवेलुएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस। आपने अपनी डिसीजन की इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करना है कि जिस पर्पस के लिए, जिस प्रॉब्लम के को रिजॉल्व करने के लिए हमने न्यू लैपटॉप परचेज करना था, क्या वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है। तो हमारी करंट एग्जांपल में हम कस्टमर केयर को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए न्यू लैपटॉप परचेज कर रहे थे, तो वेदर द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड और नॉट। अगर तो अब आप पहले से बेहतर कस्टमर केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उस लैपटॉप को यूज़ करते हुए, देन द डिसीजन इज़ इफ़ेक्टिव। लेकिन अगर कुछ अर्से बाद ही लैपटॉप ख़राब हो जाता है या उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, तो इट कैन बी अ बैड डिसीजन। The last step in the decision making process involves evaluating the outcome or result of the decision to see whether the problem was resolved or not. आपने देखना है कस्टमर केयर प्रॉपर मिलना शुरू हुई है अब या कि नहीं। If the evaluation shows that problems still exist, the managers need to assess what went wrong. अब अगर तो still कस्टमर केयर इफ़ेक्टिव नहीं हुई है, कस्टमर्स को इफ़ेक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम हुई है। मैनेजर ज़रूरी है कि मैनेजर इस चीज़ को असेस करे, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करे कि प्रॉब्लम अब क्या हुई है। वाज दी प्रॉब्लम इनकरेक्टली डिफाइंड। वो देखेगा कि क्या जो उसको लैपटॉप की वजह से कस्टमर केयर में प्रॉब्लम लग रही थी, वो लैपटॉप की ही वजह से थी या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे थे कि वो कस्टमर्स को प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स नहीं देते थे। प्रॉब्लम असल क्या थी। ये ऐसे ही है जैसे आपने कोई बीमारी, कोई डिजीज़ अगर डायग्नोज सही तरीके से की है तो ऑफ कोर्स आप जो बीमारी एक पेशेंट को होगी वही डायग्नोज होगी और उसके लिए अप्रोप्रिएट मेडिसिन देंगे। लेकिन अगर मेडिसिन से आराम एक पेशेंट को नहीं आ रहा, तो इट इज़ पॉसिबल कि बीमारी की डायग्नोज जो है वो सही तरीके से नहीं किया गया। आप तो इसलिए आप फिर से एक टेस्ट करवाएंगे कि कहीं बीमारी के डायग्नोसिस के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को सही तरीके से डायग्नोज किया गया या कि नहीं। फिर मैनेजर देखेगा वर एरर्स मेड व्हेन इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स। जब वो देख रहा था कि कौन से लैपटॉप्स में से कौन से लैपटॉप की का कौन सा फीचर या कौन सा डिसीजन क्राइटेरिया बेहतर था और नहीं बेहतर था, वो जब वेट्स असाइन कर रहा था उसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है, कहीं उसने किसी लैपटॉप के बारे में जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन की बेस पे तो रेटिंग नहीं कर दी थी। वॉज द राइट अल्टरनेटिव सिलेक्टेड बट पुअरली इम्प्लीमेंटेड। फिर ये कि आपने डेल इंस्पिरेशन लैपटॉप चूज तो किया सही तरह से, लेकिन क्या उसको प्रॉपर वे में क्या यूज नहीं किया जा रहा है या क्या मसला आ रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही। तो हर तरह से मैनेजर विल चेक एंड रीअसेस कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है या क्या ऐसा मिस्टेक हुआ है जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम न्यू लैपटॉप खरीदने के बावजूद अभी तक रिजॉल्व नहीं हो रही। द आंसर्स माइट लीड यू टू रीडू एन अर्लियर स्टेप। अब इसमें हो सकता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दोबारा से सारा करना पड़े ताकि ये देखा जा सके कि कहाँ पे गलती हुई है और उस गलती को फिर सुधारा जा सके। ये था डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब इसमें एक लैपटॉप की बात कर लें या कोई प्रोडक्ट अगर स्टार्ट करनी है या कस्टमर्स की प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही हैं या कस्टमर्स जो हैं वो कम होना शुरू हो गए हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इनको रिजॉल्व करने के लिए यूजुअली मैनेजर्स इसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं और इसकी बेस पे ही डिसीजन लेते हैं। मैनेजर्स मेकिंग डिसीजंस। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट जो 4 फंक्शंस थे मैनेजमेंट के, उसमें किस किस तरह के डिसीजंस कैन बी मेड बाय द मैनेजर्स।
प्लानिंग में व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म जो 5-10 साल के प्लान्स हैं वो क्या होने चाहिए, क्या अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन ने। जैसे अम, अ, जो मैनेजर है दे कैन प्लान के ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स जो हैं प्रोडक्ट की वो 5% अगले 5 सालों में इंक्रीज होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव 5 या 5 से ज़्यादा सालों के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको कहते हैं। बल्कि मोर देन 1 ईयर के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जितने भी टारगेट्स होते हैं, उनको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। और व्हाट स्ट्रेटजीज विल बेस्ट अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। अब ये जो आपने सालाना बेसिस पे या 5 साला आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए ऑर्गेनाइजेशन के, वो किस तरीके से अचीव किए जा सकते हैं, अचीव क्या करना है, और जो अचीव करना है उसे किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, जो आपका प्लान होगा। ये सारी चीज़ें प्लानिंग में आएंगी। देन व्हाट शुड द ऑर्गेनाइजेशंस शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी। अब आपने 5 साल के ऑब्जेक्टिव्स बनाए या 1 साल के ऑब्जेक्टिव्स बनाए, तो इनको आप देखेंगे कि वो 5 साल के अगर आपने टारगेट सेट किए हैं तो फिर आप उसको फर्दर डिवाइड करेंगे शॉर्ट टर्म में, कि वो एक एक साल बाद जैसे 5%, 5 ईयर्स में अगर 5% सेल्स इंक्रीज करनी चाहिए, दैट मीन्स कि हर साल कम से कम 1% इंक्रीज सेल्स के अंदर आना चाहिए। तो ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। या अगर आपने 1 ईयर का ऑब्जेक्टिव सेट किया है तो 1 ईयर में फिर आप देखेंगे कि हर 3 महीने के अंदर कम से कम सेल्स कितनी इंक्रीज होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैनेजर्स प्लान कर रहे होते हैं, ये उनकी डिसीजन मेकिंग चल रही होती है। हाउ डिफिकल्ट शुड इंडिविजुअल गोल्स बी। अब जो इंडिविजुअल लेवल पे जैसे सेल्स इंक्रीज करनी है, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करनी है, मार्केटिंग करनी है, तो इंडिविजुअल लेवल पे जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीवमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस लेवल क्या होनी चाहिए, वो इंडिविजुअल का गोल हो जाएगा। ये सारी प्लानिंग होगी कि किसने क्या करना है, और उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे होंगे, लॉन्ग टर्म में ऑब्जेक्टिव्स कौन से अचीव हो रहे होंगे, और वो किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा रहे होंगे, ये प्लानिंग में होंगे। और ये सारी डिसीजन मेकिंग इस हवाले से मैनेजर्स ही कर रहे होते हैं। देन द अदर फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, हमने देखा था कि कौन किसको क्या काम असाइन करना है, हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस में ये चीज़ डिस्कस की थी। तो इस हवाले से मैनेजर्स के डिसीजन मेकिंग क्या होगी, हाउ मेनी एम्प्लॉयज शुड आई हैव रिपोर्ट डायरेक्टली टू मी। कितने लोगों को एज अ मैनेजर मैं मैनेज कर सकता हूँ जो कि मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे। जैसे हम टॉप लेवल पे मैनेजर्स को देखते हैं तो उनको मिडिल लेवल के मैनेजर्स रिपोर्ट कर देते हैं। सारे जो इतने 100 एम्प्लॉयज़ होते हैं वो टॉप लेवल को रिपोर्ट डायरेक्टली नहीं कर रहे होते। रीज़न कि उन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, उन्होंने बड़े बड़े काम करने होते हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग करनी होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो छोटे छोटे कामों के ऊपर अगर फोकस करना शुरू करेंगे तो मेजर एक्टिविटीज़ के ऊपर उनका फोकस हट जाएगा। तो इसलिए कितने लोग किस इंडिविजुअल को रिपोर्ट करेंगे, कौन कितने लोगों का बॉस कौन सा इंडिविजुअल होगा, ये मैनेजर डिसाइड करेगा। हाउ मच सेंट्रलाइजेशन शुड देयर बी इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आई है या फिर किसी भी तरह की कोई डिसीजन मेकिंग करनी है या फिर प्रॉब्लम को अगर रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, प्रॉब्लम रेजोल्यूशन कौन करेगा। अगर तो ये टॉप पे हो रहा होगा सब तो वो सेंट्रलाइजेशन होगा। तो अगेन यहाँ पे कितनी चीज़ें जो हैं दैट मस्ट बी सेंट्रलाइज्ड एट द टॉप लेवल, तो उसमें ऑफ कोर्स कम से कम होंगी। कुछ लोड जो है वो टेक्निकल या जो हमारे पास फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं उनके ऊपर होगा, और कुछ डिफरेंट तरह का जो लोड है या डिसीजन मेकिंग है वो मिडिल लेवल मैनेजर्स कर रहे होंगे, और टॉप लेवल किसी और तरह की डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे। तो सेंट्रलाइजेशन किस लेवल पे किस हद तक होनी चाहिए। हाउ हाउ शुड जॉब्स बी डिज़ाइंड। अब जो इंडिविजुअल जो काम करेगा उसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। एक सेल्स में सेल्स एग्जेक्टिव है सपोज, तो उसको क्या काम करना पड़ेगा,
क्या क्या ड्यूटीज़ उसने परफॉर्म करनी है, ये अगेन मैनेजर डिसाइड करेगा। व्हेन शुड द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन अगर तो अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है तो वो कब चेंज करना होगा। जैसे समटाइम्स ऐसा होता है कि डिफरेंट लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो रिपोर्टिंग डिले हो रही होती है, इस वजह से जो है वो लेवल्स को डिक्रीज कर देते हैं, वो 3-4 हायरार्की बना देते हैं ताकि रिपोर्टिंग सिस्टम को एफिशिएंट बनाया जा सके। तो ये सारा डिसीजन इस चीज़ के बारे में भी मैनेजर ही ले रहे होंगे। देन देयर इज अनदर फंक्शन जो कि लीडिंग है। इसमें जो जिस टाइप के डिसीजंस मैनेजर्स ले रहे होंगे उनमें, हाउ डू आई हैंडल एम्प्लॉयज हु अपीयर टू बी अनमोटिवेटेड, जो लोग काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, एक मैनेजर उनको कैसे मोटिवेट कर सकता है कि वो काम में इंटरेस्ट लें और अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करें, ये मैनेजर डिसाइड करेगा। व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल इन अ गिवन सिचुएशन, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उस में उन एम्प्लॉयज़ के लिए एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप स्टाइल क्या होगा कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको प्रेशराइज़ ना करना पड़े, वो अपनी चॉइस से, खुशी से आपकी बात, आपके डिसीजन, आपके जितने भी इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस हैं मैनेजर की, उनको वो फॉलो करें। तो वो किस तरीके से, क्या फ्रेंडली होना चाहिए या उसको आउटपुट के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस देना चाहिए, या फिर उसको अपने एम्प्लॉयज़ की स्किल्स और एबिलिटीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो कौन सा लीडरशिप स्टाइल विल बी इफेक्टिव इन द गिवन सिचुएशन, ये मैनेजर डिसाइड करेगा। हाउ विल अ स्पेसिफिक चेंज अफेक्ट वर्कर प्रोडक्टिविटी, अब कोई भी किसी तरह का भी चेंज होता है, अगर जैसे टास्क परफॉर्मेंस का तरीक़ाकार जब चेंज होता है, या फिर बॉस चेंज होता है, या जो ग्रुपिंग होती है वो जब चेंज होती है, जॉब चेंज होती है, जॉब ड्यूटीज चेंज होती है, किसी भी तरह का चेंज अगर आता है, या कोई रूल्स रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेंज होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट या उसका इफ़ेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कैसा आता है। जैसे एक बॉस के साथ वो कंफर्टेबल हो चुके होते हैं, बॉस की इंस्ट्रक्शंस को, उसकी डिमांड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, तो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही बॉस चेंज होता है तो फिर उसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट होने में टाइम लगता है, तो प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो मैनेजर जो है वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ change must be implemented in the organization. Then another type of decision making is involved in leading function, that is when is the right time to stimulate conflict, कि वो कौन सा ठीक टाइम होगा जब एम्प्लॉयज़ के अंदर डिसएग्रीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी या डिसएग्रीमेंट्स आने चाहिए। तो ये यूजुअली जब टास्क परफॉर्मेंस के प्रोसीजर को मैनेजर्स ने अपडेट करना होता है, तो उसमें फिर वो चाहता है कि सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो वे ऑफ डूइंग द टास्क है उसके अंदर डिसएग्रीमेंट्स आएँ, ताकि फिर एक बेस्ट वे या जो न्यू प्रोसीजर टू परफॉर्म टास्क एक मैनेजर इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है उसको वो इम्प्लीमेंट करवाए, कि ये ज़्यादा इफेक्टिव टास्क है इंस्टेड ऑफ जो आप ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं। देन देयर इज़ कंट्रोलिंग फंक्शन, इसमें मैनेजर को जिस तरह की डिसीजन मेकिंग करना पड़ती है वो है व्हाट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी कंट्रोल्ड, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि एम्प्लॉयज़ अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस्ड रहें। हाउ शुड दोज एक्टिविटीज़ बी कंट्रोल्ड, अब एक तो ये कि किन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, उनको कैसे कंट्रोल करना है, और व्हेन इज़ द परफॉर्मेंस डेविएशन सिग्निफिकेंट, अब परफॉर्मेंस के अंदर जो चेंज आता है, परफॉर्मेंस जब कम या ज़्यादा आती है वो कब ज़रूरी है, कब ज़रूरी है, या वो कौन सा एक्यूरेट टाइम है जिसके अंदर आपके एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, या अगर परफॉर्मेंस कम होती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव आता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर। व्हाट टाइप ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड द ऑर्गेनाइजेशन हैव, अब इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा होना चाहिए,
कि जिसके कोई रूल बना है, कोई डिसीजन मेक हुआ है, अगर कोई चेंज लाना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा जिसके थ्रू आप सारों को इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं न्यू रूल और न्यू पॉलिसी को। प्लस ये कि वट एवर इज बीइंग हैपनिंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग का कौन सा तरीकाकार बेहतरीन होगा। तो इस टाइप के डिफरेंट डिसीजंस हैं जो कि मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी के लिए डिसीजन ले रहे होते हैं।